8 साल का था तब खेत की फसलों के बीच मुझे दूर एक आदमी जैसा साया दिखा। वह बहुत दूर खड़ा था और मुझे हाथ हिलाता सा लगा। मैं उत्सुक होकर उसकी तरफ जाने ही वाला था कि बड़े ताऊ ने मुझे झट से उठाया और घर की तरफ भागे। हाय रे गजब हो गया, पश्चिम वाले खेत की मेड़ पर मार बंदर दिखा। ताऊ, मैंने तो साफ आदमी देखा था, वह मुझे हाथ से बुला रहा था। अरे ओ भोले, वह आदमी नहीं मार बंदर है, उसके अगले हाथ छोटे होते हैं और वह आदमी की भुजा नोच कर पहन लेता है और हाथ हिलाने का बहाना करके लोगों को अपने पास बुलाता है। ताई घबरा कर वहीं बैठ गई। अरे दद्दा, अब क्या होगा? लगता है उसकी नजर हमारे छोटे गोपाल पर पड़ गई है। तू घबराना मत, अभी दिन का समय है, गांव में लोग जाग रहे हैं, वह इतनी हिम्मत नहीं करेगा। मैं सरपंच से बात करके आता हूँ कि क्या करना है। यह कहकर ताऊ दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं ताई से पूछने लगा, ताई ये मारबंदर क्या होता है? वह बोली, ये आदमी जैसा दिखने वाला दानव होता है, ताकत बहुत ज्यादा होती है, इंसान का दिमाग खाता है, पूरा शरीर काले बालों से ढका रहता है, चेहरा बिना नाक आंख के होता है, बस बीच में लंबी सी दरार जैसी फटी हुई खाल होती है। बूढ़ा मारबंदर तो आदमी की बोली भी बोल लेता है। फिर वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे बुरा वक्त है, तेरे दादा ने तुझे बचाने के चक्कर में एक बार बंदूक से उसके मुंह पर गोली मारी थी, अब वह लौट आया है, तेरे दादा नहीं रहे, शायद तुझसे बदला लेने आया है। यह सुनकर मैं डर से कांपने लगा। ताई ने मुझे सीने से लगाया और बोली, डर मत, कल सुबह ही तुझे कस्बे भेज देंगे तेरे बाप के पास। मारबंदर भीड़ भाड़ से डरता है, तुझे कुछ नहीं होगा। तभी आंगन में हमारा कुत्ता भूरा जोर जोर से भौंकने लगा। ताई चौंक कर बाहर देखने लगी। भूरा लगातार दरवाजे की तरफ भौंक रहा था। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस धड़ धड़ दरवाजा पीटने की आवाज आई। ताई, क्या यह वही मारबंदर है? तू खुद को मत डरा, जब तक घर में लोग जाग रहे हैं और चहल पहल है, वह गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन है बाहर? घर में जवान लड़के और मेरे बूढ़े बैठे, कोई काम हो तो सुबह आना, ताई ने ऊंची आवाज में कहा। उसके बाद दरवाजा पीटना बंद हो गया और भूरा भी शांत हो गया। लगता था वह चीज लोगों की मौजूदगी से डर गई और हट गई। मैंने राहत की सांस ली। मेरी ताई सच में समझदार थी जो आवाज से उसे बहला दिया और हम संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक छत पर धड़ धड़ चलने की आवाज आई। वह छत पर चढ़ गया। ताई, अब क्या करें? ताई ने मुझे खींचकर बड़े बक्से में छुपा दिया। हम दोनों दुबक कर बैठ गए। तभी ऊपर से टाइलें खिसकने और मिट्टी गिरने की आवाज आई। फिर भारी चीज के जमीन पर कूदने की धमक सुनाई दी। मैं डर के मारे कांप रहा था और ताई ने मेरा मुंह दबा रखा था। बाहर भूरा फिर से भौंकने लगा। कमरे के भीतर ट्रैक्टर जैसी घरघराती सांस की आवाज गूंजने लगी। हवा में सड़ी मछली और गल चुके मांस जैसी बदबू भर गई। वह चीज पहले कमरे में इधर उधर घूमी, फिर चारपाई पर चढ़ी और थक थक कर चारपाई पीटने लगी। पहले मुझे लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, पर जब आवाज हमारे पास आने लगी तो समझ आया कि वह ठोक कर पता कर रहा है कि कहाँ खोखला हिस्सा है जहाँ कोई छिपा हो सकता है। वह बहुत चालाक था। उसने ताई की बात समझ ली थी कि घर में लोग हैं, इसलिए छत से अंदर घुस आया और अब आवाज की गूंज से पता लगा रहा था कि हम कहाँ छिपे हैं। मेरी आंखों में डर के मारे आंसू भर आए। लगा अब बचना मुश्किल है। आखिरकार हमारे बक्से पर भी थक की अलग आवाज आई। उसे समझ आ गया कि अंदर कोई है। वह खी करके ऐसी हंसी हंसा जैसे कोई शिकार मिल गया हो। ऊपर का लकड़ी का पट्टा जोर से खींचा गया और उसमें दरार पड़ गई। ताई ने ऊपर की कुंडी को पूरी ताकत से पकड़े रखा ताकि वह खोल न सके। उसने समझ लिया कि अंदर कोई पकड़े हुए है। वह जोर से गरजा और ताकत लगाने लगा। हमारी ताकत कम पड़ रही थी। पट्टा खुलने ही वाला था कि मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ, कोई है क्या? तभी खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। कुछ अंदर कूदा। वह भूरा था। उसने रस्सी तोड़ दी थी और खिड़की से कूदकर हमें बचाने आया था। मारबंदर गरजा और तुरंत भूरा दर्द से चिल्लाया। मुझे लगा अब भूरा मारा जाएगा। तभी बाहर से ताऊ की आवाज आई, दरवाजा खोलो जल्दी, दद्दा बचाओ, मारबंदर घर में घुस आया है। फिर बाहर ढोल नगाड़ों और थालियां पीटने की इतनी तेज आवाज गूंजने लगी जैसे होली दिवाली से भी ज्यादा शोर हो। मारबंदर की दहाड़ धीमी पड़ गई। फिर छत की बल्ली टूटने की आवाज आई। आंगन से लोगों की चीख सुनाई दी। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मारबंदर भाग चुका था। गांव के लोग आंगन में जमा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, उसकी हिम्मत देखो, शाम ढल्ले घर में घुस आया। तभी गांव के बूढ़े बुधराम बोले, वह सीधे गोपाल के पीछे आया है, इसे तुरंत कस्बे भेज दो। ताऊ बोले, अभी कैसे भेजें? रात होने वाली है, बैलगाड़ी से कस्बे तक 4 घंटे लगते हैं। अगर रास्ते में उसने पीछा कर लिया तो बच्चा नहीं बचेगा। सरपंच भी पता नहीं कहाँ गया। अगर उसकी मोटरसाइकिल मिल जाती तो अंधेरा होने से पहले पहुंच जाते। फिर ताऊ बोले, आज रात यहीं पहरा देंगे। मैं नहीं मानता, 7-8 जवान मिलकर एक मारबंदर को नहीं मार सकते। बुधराम बोले, वह बहुत चालाक है, गोपाल के दादा जैसे होशियार शिकारी को भी खा गया था। 10 आदमी भी पड़ जाएं तो जरूरी नहीं उसे मार सके। ताऊ ने गुस्से में कहा, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, गांव के सब मर्द यहीं रुकेंगे। सबने हामी भरी और वहीं डेरा डाल दिया। लेकिन भोर के करीब 4 बजे तक बाहर सन्नाटा ही रहा। मारबंदर का कोई अता पता नहीं चला। उसका आने का कोई निशान नहीं था। ताऊ से किसी ने पूछा, दद्दा क्या मारबंदर अब नहीं आएगा? ताऊ बोले, मारबंदर की फितरत लालची होती है, जिस पर नजर गड़ा दे उसे खाए बिना नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद आंगन के बाहर फिर हलचल हुई। धड़ धड़ दरवाजा पीटने की आवाज आई। ताऊ झटके से उठकर बैठ गए और इशारे से सबको तैयार रहने को कहा। सब लोग हथियार जैसी जो भी चीज हाथ लगी उठाकर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर से खटखटाहट हुई और बाहर से आवाज आई, अरे दरवाजा खोलो। ताऊ ने पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। गांव का मुखिया हूँ, तुम्हें मोटरसाइकिल देने आया हूँ। ताऊ चौंके, इस वक्त मोटरसाइकिल देने कौन आता है? दिन भर तो मुखिया दिखा नहीं, उसे कैसे पता कि हमें गाड़ी की जरूरत है? बाहर से फिर आवाज आई, हाँ मैं ही हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, देर मत करो। एक आदमी बोला, जल्दी अंदर बुला लो, बाहर खतरा है। तभी लंगड़े बुधराम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं ये इंसान की आवाज नहीं लगती, बाहर मत निकलो। तभी एक जवान लड़का बोला जिसका नाम था रघु, वह मुखिया का भतीजा था। वह झल्ला कर बोला, बुधराम तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मेरे चाचा को बाहर मरने दो? बाहर मारबंदर घूम रहा है, तुम चाहते हो वह उन्हें खा जाए? बुधराम गरज कर बोला, ध्यान से सुनो, क्या यह सच में मुखिया की आवाज लग रही है? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। रघु हंस पड़ा और बोला, बुधराम तुम्हें अब भी रंज है कि मेरे चाचा की वजह से तुम्हारी टांग टूटी थी। भलाई का जमाना नहीं रहा, जो मरना चाहता है मरे। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मेरी ताई भी घबराई हुई बोली, रघु जरा संभल कर, मुझे भी आवाज ठीक नहीं लग रही। रघु बोला, ताई आप भी इनकी बातों में आ गई, मेरे चाचा को पहचानती नहीं क्या? इतना कहकर उसने घर का दरवाजा खोला और सीधे आंगन के फाटक की तरफ बढ़ गया। ताऊ दुविधा में थे। अगर सच में मुखिया मोटरसाइकिल लेकर आया हो और हमने उसे बाहर खड़ा रखा तो बड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन अगर वह मारबंदर भेष बदल कर आया हो तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी बुधराम जोर से चिल्लाया, दद्दा दरवाजा बंद करो, ये लड़का अपनी मौत बुला रहा है, हम उसके साथ मरने नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद रघु मोटरसाइकिल धकेलता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घमंड था। उसने बुधराम की तरफ देखकर कहा, देखा तुम लोग बेकार डर रहे थे, मैंने कहा था ना मेरे चाचा ही हैं। लो मोटरसाइकिल भी आ गई, अब बच्चे को तुरंत कस्बे ले जाओ। क्या सच में मुखिया आया था? बुधराम का चेहरा उतर गया। वह कोने में जाकर चुप बैठ गया। रघु ने तिरछी नजर से उसे देखा और बोला, अगर मोटरसाइकिल न होती तो इस बच्चे की जान चली जाती। शुक्र मनाओ मैं था। बुधराम समझ गया कि रघु ताना मार रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। मेरी ताई पीछे से बोली, अरे मत जाओ, बाहर खतरा है, पर वह जिद्दी था, बिना पीछे देखे चला गया। ताई बोली, उसे मत रोको, उसे हमेशा दूसरों की खुशी से जलन रहती है। ताऊ ने कहा, अब भोर होने वाली है, मोटरसाइकिल आ गई है, मैं अभी गोपाल को कस्बे छोड़ आता हूं और फिर थाने से पुलिस लेकर लौटूंगा, तब इस मारबंदर का काम तमाम करेंगे। ताई बोली, जरा उजाला हो जाने दो, अभी अंधेरा है, मुझे डर है वह पीछा न करे। रघु बोला, किस बात का डर? ताई, 2 पहिए हैं हमारे पास, चाहे जितना तेज हो हमसे आगे नहीं निकल सकता, और जितनी जल्दी पुलिस आएगी गांव उतनी जल्दी सुरक्षित होगा। ताऊ ने हामी भरी और कहा, ठीक है, देर करने से अच्छा है, जल्दी निकलो। फिर मैं रघु के साथ उस पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और हम चल पड़े। रघु बहुत तेज चला रहा था। थोड़ी देर में गांव नजर से ओझल हो गया। तभी रघु के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। वह हंसकर बोला, गोपाल भूख लगी है क्या? मैंने सिर हिलाया। उसने मोटरसाइकिल रोक दी और बोला, अब हम गांव से काफी दूर हैं, यहाँ सुरक्षित है, चलो मक्का तोड़कर खाते हैं। उसने खेत से 2 भुट्टे तोड़े और हम मोटरसाइकिल पर बैठ
बैठकर खाने लगे। तभी अचानक मुझे बहुत गंदी बदबू आई, जैसे सड़ी मछली की। बदबू तेज नहीं थी मगर दूर से आती लग रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, घना कोहरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खाना रोक दिया। रघु बोला, क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहा? मैंने कहा, मुझे मार बंदर की बदबू आ रही है। वह हंस पड़ा, बोला, मजाक मत कर, हम इतना दूर आ गए हैं, वो पीछा नहीं कर सकता। मैंने कहा, सच में गंध आ रही है। रघु बोला, लगता है डर के मारे तुझे वहम हो रहा है, जब तक वह घोड़े पर न बैठा हो इतना जल्दी नहीं आ सकता। फिर भी उसने एहतियात में भुट्टा फेंक दिया और बोला, कस कर बैठ। मोटरसाइकिल फिर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए बदबू उतनी ही तेज होती गई। मैंने कहा, यह गंध आगे से आ रही है। तभी चीं की आवाज के साथ उसने जोर से ब्रेक लगाया। मोटरसाइकिल रुक गई। पीछे से मैंने देखा उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ चाचा? वह हकलाते हुए बोला, गोपाल, आगे कौन खड़ा है? मैंने आगे देखा, कोहरे में एक साया था, ज्यादा दूर नहीं। वह हमारी तरफ आ रहा था और हाथ हिला रहा था। वह आदमी धीरे से बोला, अरे भाई साहब जरा रुकिए, मुझे भी साथ ले चलो। रघु ने राहत की सांस ली और बोला, अरे ये तो कोई राहगीर है, बेकार डर गया मैं, मुझे लगा मार बंदर है, लेकिन सड़ी बदबू और तेज हो गई। मैं पहचान गया कि यह उसी के शरीर से आ रही है। मैंने रघु की कमीज कसकर पकड़ी और धीरे से कहा, सच में बदबू उसी से आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप रहो, उसने डांटा, मगर उसकी आवाज भी कांप रही थी। डर मत, हम मोटरसाइकिल पर गांव से निकले हैं, वह मार बंदर हमसे आगे कैसे पहुंच जाएगा? वह काला साया धीरे धीरे करीब आता गया, डगमग चलता जैसे नशे में हो। रघु आगे चिल्लाया, अरे भैया, हमारी मोटरसाइकिल भरी है, किसी को बैठा नहीं सकते। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता रहा। रघु थोड़ा चौंका, उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसने फिर जोर से कहा, अरे भैया सुन रहे हो, गाड़ी में जगह नहीं है। सामने से आखिर एक आवाज आई। हाँ, रघु बोला। मैंने कहा, गाड़ी भरी है, तुम किसी और से पूछ लो। वह साया वहीं रुक गया और कोहरे में झूमता खड़ा रहा। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अचानक याद आया, मैंने रघु की कमीज पकड़कर चिल्लाया, चाचा ताई कहती थी बूढ़ा मार बंदर इंसान की तरह बोल भी सकता है। रघु झल्लाया, अरे पगले, वह सब कहानियां हैं, सच नहीं होता। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह साया अचानक चारों हाथ पैरों के बल झुक गया और जानवर की तरह रेंगते हुए हमारी तरफ आने लगा। मैं बुरी तरह डर गया। रघु हड़बड़ा गया और मोटरसाइकिल मोड़ने लगा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। घबराहट में पैर फिसला और हम दोनों मोटरसाइकिल समेत जमीन पर गिर पड़े। तभी वह काला साया कोहरा चीरता हुआ हमारी तरफ झपटा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा साफ देखा मैं चीख पड़ा, मुखिया जी। रघु भी चिल्लाया, चाचा। तभी वह जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे तुम दोनों के चेहरे तो देखो, गोपाल मुझे मार बंदर कह रहा था। चाचा आप यह क्या कर रहे हैं? जान ही निकाल दी आपने। मुखिया लड़खड़ाते हुए खड़ा था, साफ लग रहा था उसने शराब पी रखी है। उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मोटरसाइकिल चुराकर कहां भाग रहे थे? हम दोनों सन्न रह गए। रघु बोला, चाचा ये मोटरसाइकिल तो आप ही रात को हमारे घर छोड़कर गए थे। मुखिया भड़क गया और बोला, बकवास मत करो, कल दोपहर मैं और राम सेवक बिजली घर पर दारू पी रहे थे। मैं कब आया तुम्हारे घर? तुम लोग ही चोरी से ले गए हो। रघु बोला, नहीं चाचा, रात को आप ही आए थे, आपने ही कहा था बच्चे को कस्बे ले जाओ। मुखिया गुस्से में बोला, अगर यकीन नहीं तो चलो बिजली घर, राम सेवक से पूछ लो। यह कहकर उसने पीछे इशारा किया। मैंने उधर देखा और फिर वही सड़ी बदबू मेरी नाक में घुसी। कोहरे में से एक और परछाई धीरे धीरे निकलती दिखाई दी। मुखिया चिल्लाया, अरे राम सेवक, वो कहां मर गया था? शौच करने गया था क्या? जवाब क्यों नहीं देता? मगर वह साया चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और हमारी तरफ इशारा करने लगा। रघु बोला, राम सेवक चाचा, क्या आप ही मुखिया को लाए थे? कोई जवाब नहीं आया, बस दूर से ट्रैक्टर स्टार्ट होने जैसी घरघराहट सुनाई दी। मैंने आंखें फाड़कर देखा, वह हाथ हिलाने का तरीका मुझे पहचान में आ गया। मैंने कांपते हुए कहा, चाचा वह मार बंदर है, कल रात वाला वही साया है। रघु डांटने लगा, चुप रहा बदतमीज। मुखिया मेरी तरफ मुड़ा और बोला, गोपाल तूने सच में मार बंदर देखा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हम कस्बे पुलिस बुलाने जा रहे थे। वह साया धीरे धीरे हमारे पास आता जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल का साइलेंसर जोर से फटा और भड़बड़ की आवाज गूंजी। वह साया 2 कदम पीछे हट गया। मुखिया गरजा, अरे सच में मार बंदर है, भागो। उसने मोटरसाइकिल उठाई और स्टार्ट करने लगा। मुझे झट से पीछे बैठाया और चिल्लाया, रघु साइलेंसर पर जोर जोर से मार। उसे तेज आवाज से डर लगता है। रघु भी घबराया हुआ था, वह साइलेंसर पर मुक्के मारता रहा। दोनों बड़ों ने मुझे बीच में दबा लिया और मोटरसाइकिल दौड़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह साया आवाज से घबराकर इधर उधर झपट रहा था और भयानक चीखें मार रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैं तब समझ गया कि वह सचमुच इंसान नहीं है। मैंने देखा मुखिया के माथे पर पसीना बह रहा था। वह हांफते हुए बोला, वह दरिंदा मेरा पीछा करता आया था। चाचा उसने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मुखिया ने गला सूखते हुए कहा, लगता है वह पहले ही पेट भर चुका है। पेट भर चुका है। राम सेवक शौच करने गया था और लौट कर नहीं आया, शायद उसी को खा गया। मैंने घबरा कर पूछा, अब क्या करेंगे? मुखिया बोला, कस्बे जाना बेकार है, वह रास्ता रोक कर बैठा है, मेरे घर चलते हैं, वहाँ औजार है, मोटरसाइकिल ठीक से देखता हूँ, अभी हमें कोई और उपाय सोचना होगा। मैं बार बार नाक से सूंघता रहा। वह सड़ी बदबू अब भी हवा में थी। मैंने पीछे देखा तो कोहरा था मगर साया नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, चाचा बदबू अभी भी आ रही है। मुखिया बोला, कैसे हो सकता है, हम मोटरसाइकिल पर हैं, वह पीछा नहीं कर सकता, जल्दी चलो। वह दरिंदा सीधे रास्ते से नहीं चलता। हम गांव लौट आए। मुखिया मुझे सीधे मेरे ताऊ के घर ले गया। उसने आवाज लगाई, ताऊ ताई, कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार पुकारा, सन्नाटा था। मैंने कहा, शायद सब लोग कहीं और छिप गए हो। मुखिया बोला, हो सकता है, चलो पहले मेरे घर चलते हैं। तभी मुझे आंगन के अंदर से हल्की सी चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई सूखी लकड़ी पर पैर रख रहा हो। मैंने पुकारा, ताऊ आप घर में हैं क्या? रघु ने भी आवाज दी मगर फिर सब शांत हो गया। काफी देर कोई बाहर नहीं आया। मुखिया कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर अचानक बोला, दरवाजा तोड़ो जल्दी। वह और रघु मिलकर जोर जोर से दरवाजा धक्का देने लगे। एक जोरदार धक्के में किवाड़ टूट गया। जैसे ही अंदर का दृश्य मेरी नजर में आया, मैं चीख मारकर रो पड़ा। मेरे ताऊ लकड़ियों के ढेर पर पड़े थे, हाथ में कसकर छुरा पकड़े हुए, आंखें फटी की फटी। उनके सिर की खाल आधी उधड़ी हुई थी और वह मर चुके थे। रघु चिल्लाया, ताऊ। वह अंदर घुसने लगा तो मुखिया ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया और बोला, अंदर मत जा। उसने दीवार की ओर इशारा किया जहां गीली मिट्टी पर बड़े बड़े पैरों के निशान बने थे। वह हमें पकड़कर पीछे खींचता हुआ बाहर ले आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, वह दरिंदा अभी भी यहीं कहीं है। वह बोला, वह बड़ा चालाक जानवर है, चाहे नदी में कूद कर तैर ले, हमारे खेतों के रास्ते से भी जल्दी पहुंच जाता है। उसका बस सिर चाहिए, अगर कुछ देर भूखा रहा तो और भी खतरनाक हो जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा, मुखिया जी ताऊ तो मर गए, अब क्या करेंगे? मुखिया बोला, पहले मेरे घर चलते हैं। जैसे ही हम मुखिया के घर पहुंचे, हम सबने मिलकर खिड़कियां, रोशनदान, चिमनी, यहाँ तक कि शौचालय का गड्ढा भी बंद कर दिया ताकि मार बंदर किसी भी रास्ते से अंदर न घुस सके। रघु फोन की तारें ठीक करने लगा और मुखिया गांव के चबूतरे पर लगे लाउडस्पीकर में चिल्लाने लगा, ध्यान दो, मार बंदर गांव में ही घूम रहा है, सब लोग तुरंत मेरे घर आकर शरण लो, जल्दी आओ। तभी अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई, तेरे घर आकर बचेंगे या मरेंगे? हम तीनों चौंक पड़े। रघु दहाड़ा, कौन है बाहर? तभी लंगड़ा राम धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर सामने आया। मुखिया हैरान रह गया, अरे लंगड़ा तू यहाँ कब से है? वह बोला, जब से तुम लोग खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे, अगर सच में अंदर मार बंदर होता तो तुम लोग भाग भी नहीं पाते। मुखिया ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? वह बोला, मैं शौक से नहीं आया, तेरे घर की छत सबसे मजबूत है इसलिए छिपने आ गया। किससे छिपने और किससे? उसी मार बंदर से। आज सुबह ही 5-6 लोग मारे जा चुके हैं, सब मंदिर में शरण लिए बैठे। ये सुनकर हम तीनों के होश उड़ गए। रघु बोला, कैसे हो सकता है? वह तो हमें बिजली घर की तरफ मिला था। लंगड़ा राम बोला, तुम्हें बिजली घर की तरफ किसने रोका? मुखिया ने तो तुम्हें मोटरसाइकिल दी थी। ये सुनकर मुखिया और रघु दोनों चुप हो गए। मुखिया बुदबुदाया, नहीं वह मैं नहीं था। लंगड़ा राम ने पूछा, साफ साफ बता, जिसने मोटरसाइकिल दी वह कैसा दिख रहा था? क्या वह तेरे ही कपड़े पहने था? रघु बोला, हाँ बिल्कुल तेरे जैसा ही लग रहा था। लंगड़ा राम का चेहरा उतर गया। वह बोला, बुरा फंसे, वह दरिंदा अब इंसानों का रूप धरने लगा है। मुखिया बोला, मगर उसने हमें मोटरसाइकिल क्यों दी? लंगड़ा राम बोला, मुझे नहीं पता, पर
ये बड़ी मुसीबत है, शायद अब 2 हो चुके हैं। 2 क्या दोनों गांव में ही हैं? उसने कहा अब एक ही रास्ता है, सब लोगों को इकट्ठा करो और मिलकर दोनों को मार गिराओ। मुखिया ने मुझे और रघु को इशारा किया और हम चारों मंदिर की तरफ चल पड़े जहाँ लोग छिपे थे। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा, बार बार लगा कोई पीछे चल रहा है, मगर मुड़कर देखता तो कुछ नहीं दिखता। डर तो लग रहा था पर मैंने रघु को कुछ नहीं बताया। हम ढोल पीटते हुए मंदिर पहुंचे और दरवाजा खोला तो अंदर सहमे हुए गांव वाले बैठे थे। मुखिया जी आप आ गए, मेरा लड़का सुबह पानी भरने गया था, लौटकर नहीं आया। ढूंढने निकली तो देखा उसका सिर की खाल उधड़ी पड़ी थी। किसी ने पूछा रघु तो बच्चे को लेकर कस्बे गया था, इतनी जल्दी लौट आए? सब लोग आपस में बातें करने लगे। मुखिया ने सबको चुप कराया और सारी बात समझाई कि शायद 2 मारबंदर हैं। ये सुनते ही लोगों में और हड़कंप मच गया। 2 मारबंदर, अब तो बचना मुश्किल है। कोई बोला एक तो इंसान की तरह बोल भी लेता है, कपड़े भी पहन लेता है, कहीं वह हमारे बीच ही तो नहीं। ये सुनते ही मंदिर में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। मुखिया गर्जा चुप रहो, वह हमारे बीच नहीं हो सकता। तभी मेरी नजर ताई पर पड़ी, वह कोने में खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल सूना। मुझे देखते ही मुस्कुराई। वह पहले भी मुस्कुराती थी मगर इस बार उसकी मुस्कान अजीब थी, बदली हुई, ठंडी। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली गोपाल। उसने मुझे गले लगाया तो मैं डर के मारे रो पड़ा। पास खड़ी औरत बोली बेचारा बच्चा ताऊ को उस हालत में देखकर घबरा गया है। तभी मुझे फिर वही सड़ी बदबू आई। मैंने नाक सिकोड़कर कहा बदबू, बहुत बदबू आ रही है। रघु और मुखिया चौकन्ने हो गए। कहां से बदबू? मैंने कांपते हुए ताई की तरफ इशारा किया। रघु डांटने लगा, अरे अपनी ही ताई को बदबू कह रहा है, वह तो किसी तरह जान बचाकर आई है। मैं उससे छूटकर भागा और रघु के पीछे छिप गया। मुखिया ने मेरी हालत को डर समझा और बुजुर्गों से सलाह करने लगा कि आगे क्या करें। तभी लंगड़ा राम बोला मारबंदर शुरू से बच्चे के पीछे था, आज बच्चा गांव में नहीं था तो उसने बाकी लोगों को मारा। अगर मुखिया ने आंखें तरेड़ी, क्या कहना चाहता है तू? लंगड़ा राम बोला अब एक ही उपाय है, बच्चे को चारे की तरह सामने रखना होगा, वही उसे बाहर लाएगा। यह सुनकर मेरा कलेजा बैठ गया। सबने आपस में सलाह की और तय हुआ कि रात को मुझे मंदिर के दरवाजे पर बैठाया जाएगा। रघु और बाकी जवान लड़के आसपास घात लगाकर छिपेंगे, चाहे 2 हो या 1, इतने लोगों से नहीं बच पाएगा। रात जल्दी आ गई। मैंने खेत में छिपे रघु को देखा। लंगड़ा राम ने मेरी कमर में घंटी बांधी। मैंने डरते हुए पूछा लंगड़ा काका मुझे कुछ नहीं होगा ना? वह बोला गोपाल डर मत, तेरे दादा ने भी इसी तरह उस दरिंदे को फंसाया था। वह बोला तेरे दादा ने पहले ही एक मारबंदर मार गिराया था, अब तेरी बारी है। मैंने कांपते हुए कहा लंगड़ा काका मुझे डर लग रहा है। वह घूर कर बोला डर कैसा, मैं हूं ना तेरे साथ, घबराने की जरूरत नहीं, सब तैयारी हो गई तो? लंगड़ा राम ने कहा रोते हुए धीरे धीरे खेत की मेंढ की तरफ चल, तेरी रोने की आवाज और कमर में बंधी घंटी की छन छन दूर तक जाएगी। मैं रोता जाता और बार बार पीछे देखता कि कहीं मारबंदर आ तो नहीं रहा। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक नाक में वही जानी पहचानी सड़ी बदबू आई। मैं फुसफुसाकर खेत में छिपे रघु से बोला, वह आ गया। रघु चौकन्ना हो गया और बाकी जवान भी अंधेरे को घूरने लगे, मगर बहुत देर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक मंदिर के अंदर से ठहाके की आवाज गूंजी। हम सब सन्न रह गए। वहां वह खड़ा था, पूरे बदन पर काले बाल, सफेद डरावना चेहरा और बीच में लंबी फटी दरार। वही मारबंदर। मैं चीख पड़ा बचाओ, मारबंदर यही है। मगर देर हो चुकी थी, उसकी चाल बिजली जैसी तेज थी। घात लगाए सब लोग मंदिर के अंदर घुस गए और मैं अकेला रह गया। उसने झपट्टा मारकर मेरा टखना पकड़ लिया और एक झटके में हवा में उठा लिया। मुझे घसीटता हुआ अंधेरे खेतों की तरफ भागा। मैं चिल्लाता रहा बचाओ। तभी रघु और मुखिया को समझ आया कि वह हमें धोखा देकर भीतर घुसा था। लोग दौड़े मगर इंसान मारबंदर की बराबरी कैसे करते। तभी अंधेरे में चमकती आग की लपट सी दिखी और जोरदार गोली की आवाज गूंजी। पहली गोली सीधे उसके चेहरे पर लगी, खून छिटक गया। उसने मुझे छोड़ा और भागने लगा। तभी दूसरी गोली उसके सिर के पीछे लगी, वह धम्म से गिरा और हिलना बंद हो गया। लोग खुशी से चिल्लाए मगर खुशी ज्यादा देर न रही। पीछे से एक और साया निकल आया। वह मेरी ताई थी जो पागलों की तरह एक घायल आदमी को नोच रही थी। असली आफत तो वही निकली। गांव में अफरा तफरी मच गई, कई लोग मारे गए। मैं और मुखिया किसी तरह मौका देखकर कस्बे भाग निकले और थाने पहुंचे। मुखिया हांफते हुए बोला साहब जल्दी चलिए, गांव में मारबंदर है। दारोगा हंसकर बोला बूढ़े तुमने आंखों का धोखा तो नहीं खा लिया? मुखिया भड़क गया, धोखा तेरे बाप को, गांव में इतने लोग मारे गए हैं, क्या हम सब पागल हैं? दारोगा बोला तुम कह रहे हो, वह दिमाग खाता है, आदमी की तरह बोलता है, यहाँ तक कि आदमी की खाल पहन लेता है और तुम उसके चंगुल से बचकर भाग आए, कहीं तुम्हें वहम तो नहीं? मुखिया चिल्लाया वहम क्या, पूरे गांव को एक साथ वहम हुआ है? तभी एक बूढ़ा सिपाही बोला शांत रहो, दुनिया में बहुत कुछ है जो हमने नहीं देखा, उसे झूठ नहीं कह सकते। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा बेटा तेरे दादा को उसने मारा था, उनका नाम क्या था? मैंने कहा उनका नाम हरिराम शिकारी था। वह चौंक गया, बोला अरे वह तो मशहूर शिकारी थे, एक बार उन्होंने मेरी जान बचाई थी। उसने गहरी सांस ली और बोला मैं मारबंदर की कहानी सुन चुका हूँ, दिन में लकड़ी के ढेर में छिपता है और रात में निकलकर शिकार करता है। मैंने रोते हुए कहा चाचा हमें बचा लो। उसने घड़ी देखी और बोला नियम से तो हमें बस रपट लिखनी चाहिए, मगर तू मेरे उपकारी का पोता है, मैं यकीन करता हूँ। उसने जवान सिपाही से कहा कल सुबह 3 गाड़ियां तैयार रखना, 7 बंदूकें भी लेना, हम गांव चलेंगे। यह सुनकर मुखिया को कुछ राहत मिली। धन्यवाद देकर हम बाहर निकले। जाते वक्त बूढ़े सिपाही ने चेताया तुम्हारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, कोई जानवर इतनी दूर पीछा नहीं करता, मगर वह चीज अलग है, रात को दरवाजे खिड़की बंद रखना, सुबह हम आ जाएंगे। मुखिया ने सिर हिलाया। रघु ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बोला चाचा कल पुलिस के साथ चलेंगे और उस दानव का काम तमाम करेंगे। मैं पीछे बैठा तो एक मीठी सी खुशबू आई। मैंने कहा चाचा थाने में कितनी अच्छी खुशबू थी। मुखिया हंसा, अरे वह नई महिला कांस्टेबल आई है, शहर की होगी, इत्र छिड़क रही थी। तभी पीछे से सिपाही प्रकाश साइकिल लेकर आया और उसके साथ वही महिला कांस्टेबल थी, वह उस पर इत्र छिड़क रही थी। प्रकाश शर्मा गया और बोला मैं प्रकाश हूँ, साहब ने कहा है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुखिया ने उस औरत को गौर से देखा, उसका चेहरा पीला था, चेहरा छोटा मगर कंधे चौड़े, कुछ अजीब सा लगा। रघु ने मुझे नीचे उतारकर कहा बेटा ठीक से बैठ जा। वह हंसते हुए बोली ये महिला साथी मेरी गाड़ी में बैठोगी? फिर बोली लियूलान तुम हमारे साथ क्यों चल रही हो? लियूलान बड़े गौर से मुझे देखने लगी और धीरे से बोली क्यों? मैं उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों की सफेदी में लाल लाल नसें भरी हुई थी। मुझे अजीब डर सा लगा और मैं जल्दी से मुखिया जी के पीछे छिप गया। लियूलान बिना कुछ कहे जाकर दरोगा प्रकाश की साइकिल पर बैठ गई और आगे निकल गई। मैं और मुखिया रघु की मोटरसाइकिल के पीछे पीछे चलने लगे। मैंने धीरे से मुखिया की कमीज खींची और कहा मुखिया चाचा वो पुलिस वाली आंटी बड़ी अजीब लग रही है। मुखिया कुछ नहीं बोले, बस धीरे धीरे मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी और दरोगा प्रकाश से दूरी बना ली। मैंने देखा मुखिया के कान के पीछे पसीना बह रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा तुझे मारबंदर की सड़ी बदबू आ रही है क्या? मैंने सूंघ कर कहा उसके शरीर से तो नहीं आ रही, घर में अभी एक पुरानी बंदूक पड़ी है, मौका मिला तो वहीं खत्म कर देंगे। मैंने डरते हुए कहा पर अगर वह मारबंदर न निकली तो? चाचा कस्बे से हमारा गांव 100 कोस दूर है, वह राक्षस यहाँ कैसे पहुंच सकता है? मुखिया ने दांत भींच कर कहा वह बहुत चालाक है, अगर चाहे तो पुलिस को मारकर थाने में भी घुस सकता है। मारबंदर है या नहीं आज रात पता चल जाएगा। याद है उसे किससे डर लगता है? उसे तेज आवाज से डर लगता है। अंधेरा होने वाला है, रात में वह जरूर हमें खाने की कोशिश करेगा। 2 घंटे बाद मुखिया ने रघु से कहा जब मैं थाली लेकर आऊंगा तो जानबूझकर गिरा दूंगा, अगर वह अचानक हंसे तो तू गोली चला देना। रघु ने लकड़ी के ढेर में छिपी बंदूक टटोली। डर तो रहा था मगर हामी भर दी। थोड़ी देर में मुखिया ने खाना बना लिया। मैं उनके पीछे पीछे चला। उन्होंने बैठक की पीली बत्ती जलाई, कमरा हल्की रोशनी से भर गया। दरोगा प्रकाश अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। मुखिया को खाना लाते देख उसने कॉपी बंद की और थाली लेने उठा। मुखिया ने मुस्कुराकर थाली पकड़ा दी और अचानक जोर से जमीन पर पटक दी। मैं भी आवाज से चौंक गया। मुखिया ने मुझे पकड़कर जमीन पर गिरा लिया। सोचा अभी गोली चलेगी, मगर न गोली चली न कोई दहाड़ सुनाई थी। मैं हैरान रह गया। ऊपर देखा तो लियूलान वैसे ही कुर्सी पर बैठी थी, चेहरे पर कोई डर नहीं, बस उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मुखिया भी सन्न रह गए, समझ नहीं पाए कि यह
उपाय क्यों बेअसर हुआ? दरोगा प्रकाश घबरा गया और हमें उठाते हुए बोला, क्या हुआ बाबूजी? मुखिया हंसने की कोशिश करते बोले, कुछ नहीं, उम्र हो गई है, हाथ कांप गया, अच्छा भला खाना बर्बाद हो गया, मैं फिर बना लाता हूँ। यह कहकर वह मुझे लेकर रसोई में आ गए। रघु जमीन पर बैठा था, पसीने से लथपथ। बोला, अगर वह मारबंदर नहीं है तो? मुखिया ने कहा, नामुमकिन, मारबंदर तेज आवाज से डरता है। यह दादा हरिराम ने अपनी जान पर खेलकर साबित किया था। रघु बोला, कहीं हम गलत तो नहीं? मुखिया ने पूछा। जब थाली गिरी तो उसका क्या हाल था? रघु बोला, कुछ नहीं, बस तुझे घूर रही थी। दरोगा प्रकाश तो घबरा गया था। मुखिया दांत पीस कर बोले, अगर वह इंसान होती तो चौंकती जरूर। फिर उन्होंने रघु की बंदूक छीन ली और आंखें लाल करके बोले, चाहे जो हो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। मैं और रघु दोनों ने उन्हें पकड़ लिया। बोले, पागल मत बनो, अगर वह सच में पुलिस निकली तो फांसी चढ़ जाओगे। तभी दरोगा प्रकाश दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और बोला, बाबूजी आप लोग लड़ तो नहीं रहे? ये अपराध है। हम तीनों तुरंत अलग हो गए। रघु हंसकर बोला, नहीं साहब, मजाक कर रहे थे। वह बोला, अच्छा है, ल्यूलान कह रही है, वह अब जाएगी, कल आएगी। मुखिया घबरा गए। बोले, अरे खाना तो तैयार नहीं हुआ, कैसे जा सकती है? मगर जब हम बैठक में पहुंचे तो वह गायब थी। कमरा खाली था और बाहर दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आई। रघु ने पूछा, चाचा अब क्या करें? मुखिया ने सोचा और कहा, पहले सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करो, फिर सोचेंगे। मुखिया और दरोगा बाहर वाले कमरे में सोए, मैं और रघु अंदर वाले कमरे में। देर रात तक हवा चलती रही। रघु ने पूछा, अंदर का दरवाजा बंद है ना? मैंने कहा, हाँ, चाहे मारबंदर कितना भी ताकतवर हो, ये पक्की दीवार है, दरवाजा बंद रहेगा तो अंदर नहीं आ पाएगा। मैं थोड़ा निडर हुआ। बाहर से मुखिया और दरोगा के खर्राटों की आवाज आने लगी और हम भी सो गए। न जाने कितनी देर बाद मुझे पेशाब लगी और नींद खुल गई। मैं पीछे आंगन जाने को हुआ, फिर बूढ़े सिपाही की बात याद आई और डर लगने लगा, जैसे बाहर वही घात लगाए बैठा हो। मैंने रघु को हिलाया, चाचा मुझे पेशाब लगी है। वह नहीं जागा। मैं बेचैन होकर खिड़की से सूंघने लगा। हवा में सिर्फ गीली मिट्टी की गंध थी, सड़ी बदबू नहीं। मैंने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर भागा। बाहर वाले कमरे से गुजरते हुए मैंने दरवाजे की तरफ देखा, बस एक झलक और मेरे बदन से पसीना छूट गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं डर कर वापस अंदर भागा और रघु को जोर से जगाया। बोला, चाचा बाहर का दरवाजा खुला है। रघु तुरंत उठ बैठा, बंदूक उठाकर बाहर भागा। बोला, चाचा दरोगा जी उठो, दरवाजा खुला है, मारबंदर आया होगा। मुखिया सिहर गए। दरोगा प्रकाश ने दरवाजे को देखा और माथा पीट लिया। अरे मेरी गलती, अभी पिछवाड़े पेशाब करने गया था, बंद करना भूल गया, मारबंदर नहीं है। मुखिया ने राहत की सांस ली और बोले, दरोगा जी आप भी ना, ये बात भूलने की थी क्या? वह बोला, आप लोग बेवजह घबराए हुए हैं, वह चीज यहाँ तक कैसे आएगी? मुखिया और रघु को यह बात जमी नहीं, मगर चुप रहे। बस कहा, आगे से दरवाजा कसकर बंद करना। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सबके जाग जाने से मेरा डर थोड़ा कम हुआ और मैं पीछे आंगन में पेशाब करने चला गया। मन में अब भी डर बैठा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा, दरोगा प्रकाश कितने लापरवाह निकले। अगर सच में मारबंदर दरवाजा धक्का देकर अंदर आ जाता तो क्या होता? फिर सोचा, शायद उसने कभी मारबंदर देखा ही नहीं, इसलिए बेपरवाह हो गया होगा। मैं झटके से संभला, पैंट ऊपर की ओर वापस घर की ओर चल पड़ा। मगर चलते चलते मुझे बार बार लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने पीछे मुड़कर आंगन के शौचालय की तरफ देखा, जोर से सूंघा। अपनी पेशाब की बदबू के अलावा कोई और गंध नहीं थी। मैं सिर खुजाने लगा। बहुत देर सोचता रहा कि आखिर क्या अटपटा है। फिर लगा शायद डर के मारे मेरा दिमाग ही ज्यादा दौड़ रहा है। सोचा बेकार घबरा रहा हूं और वापस जाकर सो गया। सुबह होते ही 2 पुलिस की गाड़ियां हमें लेने आ गई। मुखिया ने देखा कि ल्यूलान साथ नहीं है तो उसने अपनी शंका बूढ़े दरोगा से कही। बूढ़े दरोगा ने लंबी सांस ली और बोला, भाई ल्यूलान के बाप को बरसों पहले गुंडों ने पीटा था, पूरा परिवार उजड़ गया था, बड़ी मुश्किल से बची थी, तभी से उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है, बरसों से वैसी ही है। दरोगा प्रकाश हंस पड़ा और बोला, बाबूजी अब समझा आपने थाली क्यों पटकी थी? आप उसे परख रहे थे, वो बस बच्चों को डराने का शौक रखती है, खुद बड़ी दिलेर है, गोली से भी नहीं डरती। ये सुनकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ, मगर मुखिया के माथे की शिकन अभी भी नहीं गई थी। दरोगा प्रकाश ने मेरी तरफ देखा और बोला, अरे बेटा तेरी नाक तो बड़ी तेज है, पता गाड़ी में कोई गंध आ रही है क्या? मैंने कहा, गाड़ी में तो तेज इत्र की खुशबू है। बूढ़े दरोगा ने दरोगा प्रकाश की तरफ घूर कर कहा, मैं तेरे ल्यूलान से मेलजोल का विरोध नहीं करता, पर जो इत्र दिया है वह गाड़ी में मत छिड़कवाया कर, ये भी कोई तरीका है? दरोगा प्रकाश बोला, गुरुजी मेरी गलती नहीं, वही जिद कर रही थी, उसका स्वभाव आप जानते ही हैं, घर पहुंचकर समझाऊंगा उसे। इतने में दरोगा प्रकाश सड़क ठीक से देख नहीं पाया और गाड़ी किसी बड़े पत्थर से टकराई। गाड़ी जोर से उछली, मुझे लगा मेरी सीट के नीचे कुछ हिला है। बूढ़े दरोगा ने डांटा, सड़क देख। दरोगा प्रकाश के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से कहा, जी। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, बेटा ठीक है ना? मैंने कमर सहलाते हुए कहा, नीचे कुछ लगा? उसने खांस कर कहा, गाड़ी पुरानी है, नीचे का ढांचा ढीला है, गड्ढे में झटका लगना आम बात है। बूढ़े दरोगा ने कहा, परसों ही तो ठीक करवाई थी। दरोगा प्रकाश सामने देखते हुए बोला, कस्बे में ढंग का मिस्त्री कहाँ है, थोड़ा बहुत ढीला रह ही जाता है। बूढ़े दरोगा ने आंखें सिकोड़ ली और बोला, गाड़ी रोको। दरोगा प्रकाश के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने कहा, क्या हुआ? बूढ़े दरोगा ने जोर से सीट पर हाथ मारा और कहा, गाड़ी रोको। उसी पल मुझे फिर लगा सीट के नीचे कुछ हिला है। गाड़ी छीं की आवाज के साथ सड़क किनारे रुक गई। बूढ़े दरोगा उतरने लगे तो दरोगा प्रकाश ने उनका हाथ पकड़ लिया। दांत भींच कर बोला, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, असल में मरम्मत के पैसे मैंने रख लिए। बूढ़े दरोगा गरजे हाथ छोड़। दरोगा प्रकाश कांप गया और हाथ छोड़ दिया। बूढ़े दरोगा नीचे झुककर गाड़ी के नीचे देखने लगे, मगर कुछ नजर नहीं आया। फिर उन्होंने दरोगा प्रकाश की तरफ देखा और पीछे की डिक्की खोलने को कहा। दरोगा प्रकाश कांप उठा और बोला, गुरुजी मत खोलिए। बूढ़े दरोगा ने उसकी एक न सुनी और डिक्की खोल दी। जैसे ही डिक्की खुली एक भयानक सड़ी बदबू बाहर आई। मेरा सिर सुन्न हो गया। बूढ़े दरोगा चिल्लाए, ये क्या है? अंदर सड़े हुए मछलियों का ढेर भरा था, कई दिनों पुरानी, कीड़े पड़ चुके थे। दरोगा प्रकाश गिड़गिड़ाया, गुरुजी अभी फेंकने का समय नहीं मिला, माफ कर दीजिए। बूढ़े दरोगा ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। बोले, दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ऊपर तक जांच हो गई तो नौकरी चली जाएगी। दरोगा प्रकाश जमीन पर बैठ गया। डिक्की बंद होने से ठीक पहले मैंने आंख के कोने से देखा कि मरी हुई मछलियां जैसे हल्की सी हिली हो। मैंने फिर गौर से देखा मगर वे शांत पड़ी थी। बूढ़े दरोगा ने कहा, क्या घूर रहा है? मछली खानी है क्या? डिक्की बंद हो गई। मैंने सोचा शायद नींद पूरी न होने से भ्रम हो गया। पूरे रास्ते बूढ़े दरोगा चुप रहे। दरोगा प्रकाश के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मुखिया ने खांस कर कहा, हमारे गांव के पास जो जल विद्युत केंद्र है वहाँ तालाब में अक्सर मरी मछलियां मिलती हैं। बूढ़े दरोगा समझ गए कि वह बात संभाल रहे हैं। बोले, ठीक है, पहले वहीं चलते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ियां जल विद्युत केंद्र पहुंची। बूढ़े दरोगा ने सबको इकट्ठा किया और बोले, ल्यूलान तुम अपनी टीम के साथ मेरे साथ चलो। दरोगा प्रकाश बाकी लोगों को लेकर मछलियां तालाब में फेंको, बदबू हटाओ ताकि बच्चे की सूंघने की ताकत में बाधा न आए। फिर उन्होंने रघु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम दरोगा प्रकाश के साथ जाओ। मैं, मुखिया और 4 पुलिस वाले बिजली घर के पीछे वाले आंगन में गए जहाँ बूढ़े लाला की लाश मिलने की आशंका थी। शौचालय के पास पहुंचकर मुखिया बोले, लाला यहीं होगा। सचमुच अंदर गए तो देखा वह गड्ढे के पास पड़ा था, शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। मैं डरकर मुखिया के पीछे छिप गया। ल्यूलान आगे बढ़ी और लाश की जांच करने लगी। बोली, मृतक की खोपड़ी की चमड़ी और हड्डी उधेड़ी गई है। खोपड़ी पर दांतों के निशान नहीं है, मस्तिष्क के अवशेष बचे हैं। बूढ़े दरोगा का चेहरा सख्त हो गया। बोले, इस जानवर की ताकत देखो, आदमी की खोपड़ी ऐसे उधेड़ दी जैसे कद्दू हो। मैं मुखिया की कमीज पकड़कर बोला, चाचा फिर वही सड़ी बदबू आ रही है, यही मारबंदर की गंध है।